वेलकम अगेन एवरीवन। इससे पहले अभी तक हमने पढ़ा था कि इकोलॉजी क्या होती है और इकोसिस्टम क्या होता है, और इकोलॉजी की विशेषताएं और इकोसिस्टम के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में अभी तक हमने पढ़ा था। अगर हम पढ़ते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक। तो हम इसमें जानेंगे पारितंत्र के घटक। पारितंत्र क्या के घटक है, ठीक है। तो अगर हम बोर्ड लेवल में बात करते हैं, तो पारितंत्र के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका बायोटिक, जिनको हम बोलते हैं जैविक घटक। दूसरा होता है एबायोटिक मीन्स अजैविक घटक, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बायोटिक को अगर हम बात करते हैं कि जितने भी एनिमल लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो समुदाय है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, परस्पर पोषण संबंध पर पाए जाते हैं। आपस में एक रिलेशन रहता है कि एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं, ठीक है ना। तो जो लिविंग थिंग्स का जो आपस में रिलेशन है, उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। और उसके बारे में फिर क्या है कि फिर से ये आपका बायोटिक कंपोनेंट फिर से आपका 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको हम। नंबर 1 पर आप लिख सकते हैं प्रोड्यूसर्स, जिनको हिंदी में उत्पादक बोलते हैं। नंबर 2 पे आपका है कंज्यूमर्स, जिनको उपभोक्ता बोलते हैं। एंड नंबर 3 डिकम्पोजर्स, जिनको उपघटक बोलते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स, इनमें एक्चुअली जितने भी आपके हरे पेड़ पौधे, ट्रीज और वनस्पति आती हैं, जो डायरेक्ट सन की एनर्जी से आपका अपना पोषण करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस से ये डायरेक्ट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इनको इसलिए हम ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं। इनको हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो सनलाइट होती है, सनलाइट की हेल्प से ये CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं साथ में। और क्लोरोफॉर्म इनको एक तरह से इनका जो भोजन होता है वो बन जाता है। तो प्रोड्यूसर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, इसके लिए इसमें आपका ये जान लीजिए कि जितना भी आपका पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो सब इनकी कैटेगरी में आ जाते हैं, जो डायरेक्ट सन की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में वो सभी जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। मीन्स जो या तो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे प्रोड्यूसर्स पे। तो उसमें कंज्यूमर्स वो होते हैं, इनको उपभोक्ता बोलते हैं। अब उपभोक्ता भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता। इनको आप शाकाहारी बोल सकते हैं कि ये शाकाहारी है। ये क्या होता है कि डायरेक्टली अपने भोजन के लिए डायरेक्टली आपका जो पेड़ पौधे और वनस्पति हैं उस पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ जैसे कि आप इसमें आप लिख सकते हो, जैसे आपका कीड़े मकोड़े जो कीट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो डायरेक्ट पत्ती खाते हैं, या फिर आपका ग्रास होपर, या फिर आपका भैंस, गाय, बैल, भेड़, बकरी, खरगोश, वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आपका आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में इसको हम बोल सकते हैं आपका, हिंदी में बोलते हैं इसको द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें वो मांसाहारी आते हैं, वो मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जंतु खाते हैं, जो इनको खाते हैं और इनको भी खाते हैं, ठीक है ना, जो इनको खाते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि आपका प्रार्थिमेंटिस, बीटल, चिड़िया, बर्ड्स, छिपकली, मेंढक, शेर, टाइगर, वो सब इसकी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं। फिर होते हैं टर्शरी। टर्शरी में वो उपभोक्ता आएंगे, तृतीयक उपभोक्ता वो आएंगे जो सेकेंडरी खा लेते हैं। मीन्स एक तरह से, जैसे कि हम इसका एग्जांपल देंगे, जैसे आपका अगर हम बात करते हैं गिद्ध, इस कैटेगरी में बाजे गिद्ध आएंगे। देखो बाज किसे खाता है, अगर हम बाज की बात करते हैं तो बाज खाता है सांप को, और जो सांप होता है वो खाता है मेंढक को, ठीक है ना। तो जो मेंढक होता है वो आपका सेकेंडरी है, सांप मेंढक आपका वो आपका एक तरह से प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, और ये आपका टर्शरी हो गया है। तो ये आपस में इस तरह से, जो टर्शरी मीन्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आपका डिकम्पोजर्स, जिनको बोलते हैं अपघटक। अपघटक इसको हम मृतोपजीवी जीवाणु या कवक जो होते हैं इसकी श्रेणी में वो आते हैं, जो आपके जीवाणु, जो बॉडी आपकी डेड बॉडी होती है किसी भी एनिमल्स की, ह्यूमन्स बीइंग की या फिर प्लांट्स की, जो कवक और जीवाणु होते हैं वो इन सब की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर ये ना हो तो आपका पूरी अर्थ पर आपका डेड बॉडीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जितनी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको पूरा डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये पूरी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट विघटित होकर, जैसे नाइट्रोजन, CO2, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि ये में डिकम्पोज आदि एलिमेंट्स इनमें बन जाते हैं। मीन्स इसका जो बॉडीज़ होती हैं, प्राइमरी, कंज्यूमर, सेकेंडरी, ट्रेजरी, इनकी बॉडी को डिकम्पोज करके ये बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे अभी मैंने कुछ केसेस बताई, कुछ एलिमेंट्स बताए, उसमें विघटित हो जाते हैं और जो वापस फिर कहीं ना कहीं अर्थ में या फिर इन्वायरमेंट में मिक्सअप हो जाते हैं, और जिसको ग्रहण करके फिर से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ये मतलब एक तरह से ये आपका साइकिल चलता रहता है कि डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं इनकी बॉडीज़ को, और वो अपने अर्थ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिक्सअप हो जा रहे हैं, और फिर जो वापस जो प्रोड्यूसर्स, जो प्लांट्स हैं, वो इनको एज ए फूड यूज़ करके वापस इसको यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट, दैट अजैविक कंपोनेंट, है ना, अजैविक घटक, जिनको एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अजैविक कंपोनेंट को फिर से आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एक होता है आपका क्लाइमेटिक या फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें जैसे आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, O2, H2O, ये सब गैसें सम्मिलित होती हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, नीडी एलिमेंट्स हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है और ये सभी हरे पौधे के पोषण तत्व अथवा कच्ची सामग्री है। ये प्राय एक तरह से आप समझ लीजिए कि सब साइकिल्स फॉर्म में रहते हैं, कि आप ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम सब ये अर्थ में या एटमॉस्फेयर में या पूरा इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में एक साइकिल की फॉर्म में रहते हैं। और ये सर्वप्रथम इनका जो यूज़ होता है वो एलिमेंट्स, जो हरे पौधे होते हैं, जो आपका प्रोड्यूसर्स होते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर उत्पादकों से जो जंतुओं में पहुंचते हैं और यहाँ से फिर मुक्त होकर इन्वायरमेंट में जाते हैं, और इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है। नंबर 2 पे होता है आपका ऑर्गेनिक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मृत जीव होते हैं, जंतु, उनसे उत्पन्न जो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, प्रोटीन हो गया आपका, शर्करा हो गया, शुगर, है ना, शुगर हो गया आपका, लिपिड, ठीक है, लिपिड हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो डिकम्पोज से उत्पन्न माध्यमिक अथवा अंतिम उत्पाद जैसे यूरिया अथवा तथा ह्यूमन्स शामिल होते हैं। ये जीवों से अंत में प्राप्त होता है। मृतकोषी जो जीवाणु व कवकों की क्रिया के फलस्वरूप ये अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हरे पौधे पुनः उपयोग में लेते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में किसी विशेष समय पर उपस्थित अजैव पदार्थों को संपूर्ण मात्रा को अस्थायी अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में को डिफाइन करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम बात करते हैं आपका क्लाइमेटिक और फिजिकल कंपोनेंट। क्लाइमेटिक या फिजिकल कंपोनेंट, इसमें आप समझ लीजिए जैसे आपका जो क्लाइमेट्स की नीडी होता है, जैसे वायु हो गया आपका, है ना, प्रकाश हो गया, जैसे कि जल हो गया, ठीक है, और आपका प्रकाश हो गया, जल, सौर ऊर्जा हो गई, है ना, सौर ऊर्जा हो गई। तो ये आर्द्रता, ताप, है ना,
जैसे कि ताप हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, तो ये सब आते हैं जो कि जलवायु अथवा भौतिक कंपोनेंट को की संरचना करते हैं। सौर ऊर्जा वैसे एक आपका मेन फिजिकल कंपोनेंट होता है सौर ऊर्जा, जो कि इसी की हेल्प से ही आपका जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है और जिससे आपका जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना प्रोड्यूसर्स जो आपका अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधों में जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है वो ये ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से ही मिलता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि ये सब इसके जितना भी आपका इकोसिस्टम है ये आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक या फिजिकल कंपोनेंट हो जाते हैं, जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो और जो बायोटिक कंपोनेंट है इनके बारे में हमने बात कर ली है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आपका पूरा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाता है आपका। तो इसमें हमने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आपको जैसे बताया कि दो तरह का होता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक फिर से आपका 3 तरह का होता है, जो कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स में फिर से आपसे 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, और जो फिर आपका एबायोटिक होता है ये फिर से 3 टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और क्लाइमेटिक और फिजिकल कंपोनेंट। तो इस तरह से पूरा जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, इसमें जैविक और जैविक घटक जो होते हैं, जैविक और अजैविक, वो परस्पर अंतर्गत रूप में संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ठीक है ना। तो जो उत्पादक होते हैं वो मिट्टी से जल, खनिज इत्यादि लेकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा का, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है, कि सन एनर्जी का यूज़ होता है, इनको कुछ पारिस्थितिकी वैज्ञानिक ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो ट्रांसड्यूसर्स, एक्चुअली ट्रांसड्यूसर्स में जो एक एनर्जी को की फॉर्म से को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वन एनर्जी फॉर्म से सेकेंड एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के विकिरण की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। पर्यावरण और जैव समुदाय के मध्य होने वाली क्रमबद्ध रासायनिक क्रियाओं के कारण ही पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्रमबद्ध प्रभाव एक दिशा में होता है तथा खनिजों का चक्रीय प्रभाव संभव हो पाता है। जैसे भू रासायनिक चक्र, जैसे आपका कार्बन साइकिल हो जाता है ना, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, आपका जल साइकिल, फास्फोरस साइकिल, इन सभी जो पारिस्थितिकी तंत्र में खनिज उपलब्ध कराते हैं इन साइकिल से। ठीक है ना। और जिसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होती है, इकोसिस्टम से मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हरे पौधे होते हैं वो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं और पृथ्वी पर पहुंचाने वाली कुल सौर ऊर्जा का 0.02% भाग ही उपयोग होता है। ठीक है ना। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो आपका इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं वो आपकी जो मिट्टी से खनिज पदार्थों का यूज़ करते हैं, जो कि डिकम्पोजर्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। वहाँ से एनर्जी आपका जो और उनका जो यूज़ करते हैं वो आपका जो हरे पौधे होते हैं वो यूज़ करते हैं अपना फूड क्लोरोफॉर्म की फॉर्म में या फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि इकोसिस्टम से ही आपका जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, इनका साइकिल्स की फॉर्म में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आप टोटल ये सारा जो भी काम होता है सब सारा हेल्प सब होता है सन एनर्जी की हेल्प से। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 0.02% ही सन की एनर्जी यूज होती है। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा होता है ये फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हो जाता है। ठीक है ना। इस इकोसिस्टम का क्या, ये पूरा इकोसिस्टम का काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी में और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। तो इन डिफरेंस को आप इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एक टेबल मैंने एक तरफ बना दिया कि इकोलॉजी, दूसरा तरफ इकोसिस्टम। तो जो इकोलॉजी होता है ये एक साइंस होता है, एक विज्ञान होता है
जबकि इकोसिस्टम जो होता है पर्यावरण की एक प्रणाली का अध्ययन होता है, ठीक है ना, एक प्रणाली या उसके प्रणाली का अध्ययन होता है। इसके दो पार्ट होते हैं इकोलॉजी के, एक जीवधारी और एक पर्यावरण, ठीक है। दूसरे दो पक्ष होते हैं, एक मुख्य पक्ष इसका जीवधारी होता है, एनिमल्स बीइंग जिसके अंदर लाइफ होती है, लिविंग्स जो एनिमल्स प्लांट्स इंसेक्ट्स हो जाते हैं, एक दूसरे का इन्वायरमेंट जिसमें वो रहते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हो जाते हैं, जीवधारी, पर्यावरण और ऊर्जा, एनर्जी फ्लो, ठीक है। यह एक जन समुदाय का अध्ययन होता है इकोलॉजी, और जो इकोसिस्टम होता है यह एक जीवधारी का एक स्थान या एक समय का अध्ययन होता है, ठीक है। मीन्स ये एक इकोलॉजी क्या होता है, एक जन समुदाय का अध्ययन है, और इकोसिस्टम एक जीवधारी का एक स्थान तथा एक समय का अध्ययन होता है। जो इकोसिस्टम होता है, इकोलॉजी होता है, इसमें इन्वायरमेंट के स्वरूप तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और जो इकोसिस्टम होता है इसका संबंध किसी व्यवहारिक इकाई का विशिष्ट स्थान तथा समय की इकाई का अध्ययन होता है। जो आपका इकोलॉजी होता है ये इसमें जैविक और अजैविक तत्व शामिल होते हैं, और जो आपका इकोसिस्टम होता है इसमें भू रासायनिक क्रियाएं होती हैं और ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो इकोलॉजी होता है एक तरह से ये पारिस्थितिकी प्रणाली का विज्ञान है, और यह इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी की सीमा है। जो आपका इकोलॉजी होता है इसमें जीवधारियों तथा इन्वायरमेंट के संबंधों एवं प्रभाव का विश्लेषण करते हैं, और जो इकोसिस्टम होता है इसमें जैविक और अजैविक तत्वों की निर्भरता का अध्ययन विशिष्ट परिस्थिति में करते हैं। जो आपका इकोलॉजी होता है ये पारिस्थितिकी विज्ञान तथा कला दोनों है, इसमें बोध और कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि कला नहीं है। मीन्स इकोलॉजी कला और विज्ञान मीन्स साइंस एंड आर्ट दोनों है, बट इकोसिस्टम आपका सिर्फ एक साइंटिफिक स्टडी है और आपकी आर्ट नहीं है। जो इकोलॉजी होती है इसमें सभी जीवधारियों का उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन होता है, और जो आपका इकोसिस्टम होता है यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जो किसी एक जीव के किसी स्थान या समय का इकाई का अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी का संबंध मानव कल्याण और तथा जीवधारियों के लिए होता है, और इसका संबंध उत्पादक तथा उपभोग से होता है। पारिस्थितिकी का संबंध जीवधारियों, पौधों और उनके पर्यावरण के तत्वों से होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्राणी तथा उसकी विशिष्ट उपजाति का संबंध उसके वातावरण ऊर्जा से होता है। तो ये था आपका एक टेबल की फॉर्म में इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंस। तो इसी के साथ आपका आज इस वीडियो में हमने कवर किया है कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या होते हैं, और आपका फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम और इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए थैंक यू।